गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। माय नेम इज़ ललिता। तो आरपीएफ रूल 70 और 72 के तहत जो एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएफ का, तो हम उसमें एक सब्जेक्ट है राजभाषा। तो राजभाषा से संबंधित उसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजभाषा के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डिटेल से हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजभाषा आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, राजभाषा क्या होती है, क्या राजभाषा हिंदी है, क्या इसके बनाने के पीछे रीज़न क्या था ना, हम इसे विस्तार से समझेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन चैतन्य IAS अकेडमी। धन्यवाद। चलिए, इसकी पिछली क्लास में हमने राजभाषा के बारे में पढ़ा था। राजभाषा क्या है हमारी, बताइए आप लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है ना। ओके, हिंदी हमारी राजभाषा है। अच्छा, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश वहां पर चलती है? बताइए कौन सा एक राज्य है। नॉर्थ ईस्ट का मैंने आपको बताया था। सिक्किम था, राइट। नागालैंड नहीं था, मैंने कल पढ़ा था इसके बारे में। ओके, आज हम देखेंगे कि हमारे भारत में जो हिंदी है उसका क्या स्थान है संविधान में। ओके, तो ये जो हमारा संविधान है, इसे बनने में कितना टाइम लगा था? बताइए कितना टाइम लगा था संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चूंकि हमारे भारत के संविधान की बात हो रही है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कब बना था, राइट। और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। और ये जो अंगीकृत हुआ था वो कब हुआ था? वो कब हुआ था? वो 26 नवंबर 1949 है ना। ये आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो कल हमने संविधान की जो अनुसूचियां हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी उसमें। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा। हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका आंसर कीजिए आप लोग। कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनीता जी 22, ठीक है। भोलेनाथ पांडे जी, तिवारी जी, अरुण जी, ठीक है। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। टोटल 22 लैंग्वेज है ना। और मूल रूप से कितनी लैंग्वेज थी, आप लोग ये बताइए। 22 अभी है वर्तमान में। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे कितनी थी जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं थी? ओके। और ठीक है, 14 लैंग्वेज थी ना। भोलेनाथ पांडे जी, अनीता जी, तिवारी जी, ठीक है। और अभी तक यदि देखा जाए तो इसमें कितने बार अमेंडमेंट किया जा चुका है? इसका भी आंसर कीजिए आप लोग। मतलब ये जो भाषा है, एट शेड्यूल है ना। 8 शेड्यूल में कितने बार अमेंडमेंट किया गया है इसमें, आप लोग ये बताइए। अमेंडमेंट 3 बार है ना। ठीक है, आप लोग ये भी बता दीजिए कितने मतलब कौन सा अमेंडमेंट था और कितनी बार किया गया है। सॉरी, कितनी बार थे? 3 बार तो किया गया है। पहला कब किया गया था? चलिए पहला बताइए आप लोग, कब किया गया था? कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी इसमें? 1987, 2007 नहीं, ये गलत है अरुण जी। भोलेनाथ पांडे जी, ये सही है। 1967 को, ओके, 1992 को, 2003 को। सबसे सही आंसर भोलेनाथ पांडे जी का है, ठीक है। हाँ, 67 को सिंधी हुई थी ऐड।
87 नहीं है अनिता जी। 1992 और 2003 ठीक है। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। देखिए इसमें क्या है, आज हम देखेंगे कि राजभाषा के बारे में हमारे संविधान में कौन-कौन से प्रावधान हैं, कौन से प्रोविजंस किए गए हैं। तो संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने मतलब 14/9/1949 को क्या हुआ था, हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए हिंदी राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए थे। ठीक है, और संविधान का जो भाग 5 है और 6, इसमें क्या है, आर्टिकल 120 एवं 210 में क्या है, भाग 17। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से भाग में, कौन से पार्ट में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा है, भाग 17। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, मेनली आप याद रखिएगा, आर्टिकल 343 से कहाँ तक है, 351 तक है। ठीक है, और ये इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और सारे आर्टिकल हम एक बार देख लेंगे। और क्या है, इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की 8 अनुसूची में मान्यता दी गई है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ये आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि पहले, कि इसमें से पूछा जाता है कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, मतलब संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया है। और ये हमने पढ़ा था 21वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, और दूसरा था 71वां, कब हुआ था ये, और फिर लास्ट था 1992 में। ठीक है, 3 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। ये हमने कल ही जान लिया था इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे आज संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। 120 के अंतर्गत क्या है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, संसद मीन्स पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात हो रही है ना, ये हमने पढ़ा है। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों से मिलकर संसद बनती है, और इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो भी इसका अभिन्न हिस्सा होता है, मतलब वो भी इसके साथ ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है हम उसके बारे में जानेंगे कि ये केंद्र की एक संसद होती है ना। राज्यों में तो आप सभी लोग जानते हैं कि विधानमंडल होता है ना, विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, और एक विधान परिषद जो कि एक उच्च सदन होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि विधान परिषद क्या सभी राज्यों में है, अगर नहीं है तो कितने राज्यों में है, आप लोग ये भी बताइए, इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है 120 के खंड 1 के अंतर्गत क्या किया गया है, इसमें सारे आपको प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रोविजंस आपको राजभाषा में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल आप मेनली देख लीजिएगा, आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने राज्यों में है, राज्य बता सकते हैं आप लोग, राज्य बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी 5 नहीं, आई थिंक 6 है। ठीक है, और हाँ, भोजनाथ पांडे जी 6, धीरज जी 6। ठीक है, सभी लोग 6 बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर 6 के नाम बता देंगे तो अच्छी बात है, बताइए, आप लोग याद होने चाहिए। क्या है कि क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो ये हमने किसमें पार्ट में, कौन से पार्ट में बात की है, पार्ट 17 में है राजभाषा के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य जो होंगे वो किसमें होंगे, हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूज होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही यूज की जाएगी। यथा स्थिति लोकसभा का जो सदस्य है ना, और राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष आप लोगों को पता है, और
राज्यसभा का सभापति उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को जो हिंदी में अंग्रेजी में अपने पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की पूरी अनुमति दी गई है। मतलब वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा प्रावधान किया गया है कि वो अपनी मातृभाषा मदर टंग में वो क्या कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, ये किसमें बोला गया है, 120 के खंड 1 में। ये आप लोग को क्लियर है। और 120 के खंड 2 में क्या बोला गया है कि प्रावधान है इसमें कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना कर दे तब तक संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष ना, ये याद है, ये याद रखिएगा कितने वर्ष की बात की गई थी, 15 ईयर की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, मतलब संविधान जब हमारा लागू हुआ है उसके 15 वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी का यूज साथ साथ किया जाएगा, है ना। इसमें ये बोला गया है कि 120 के खंड 2 में। ठीक है, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, एमपी, नहीं गलत है। देखिए 6 राज्य कौन कौन से होंगे जहां पर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो देखिए यूपी बिहार ना, यूपी बिहार इसे हम जनरली साथ साथ ही कहते हैं, यूपी बिहार। ठीक है, और कौन सा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ना, और कौन सा था, महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र और कर्नाटक ना, ये 6 राज्य है। ठीक है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखिए आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही तेलंगाना बनाया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र से अलग होकर ही कर्नाटक बना था। ठीक है, अब याद रहेगा आप लोगों को। और नेक्स्ट हम बात करेंगे विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, हम ये देखेंगे। यहाँ पर विधानमंडल की बात की जा रही है, इससे आप याद रखिएगा यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी भी हो सकती है, यहाँ पर हिंदी भी हो सकती है, और यहाँ पर कौन सी हो सकती है, उनकी जो मातृभाषा है वो वाली। ठीक है, जैसे कौन सी हो जाएगी, केरल की मलयालम हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो जाएगी, कर्नाटक की कन्नड़ हो जाएगी, तमिलनाडु की तमिल हो जाएगी ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये यहाँ पर हम राज्य की बात कर रहे हैं, तो इससे आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि यदि राज्य में कोई बात हो रही है तो आप इसे लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और केंद्र में तो आपको पता ही है कि क्या होगी यूज। संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। 210 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किसी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य जो होगा वो राज्य की राजभाषाओं और राजभाषाओं में या फिर हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, 210 है ना। यदि हम प्रांत की बात कर रहे हैं, सॉरी प्रांत, राज्य को ही पहले प्रांत कहा जाता था, हम प्रांत की मतलब राज्य की बात कर रहे हैं, विधान मंडल। ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान कहाँ पर दिया गया हमारे संविधान में, अनुच्छेद 210 के खंड 1 में बोला गया है कि जो राज्य में जो राजभाषा है उसका उपयोग कौन सी भाषा होगी, हिंदी भी होगी और अंग्रेजी होगी, मतलब कोई भी एक या फिर दोनों ही यूज की जा सकेगी। और विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को जो अपनी राज्य की राजभाषा, राजभाषाओं अथवा हिंदी और अंग्रेजी में किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। कौन दे सकता है, मतलब वहां का जो सभापति होगा ना, या फिर उस रूप में कार्य करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ना। जैसे हमने पढ़ा था संसद में जब हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में कि जैसे कि कोई सभापति यदि अब्सेंट है तो उसकी जगह कोई और काम कर सकता है, और वो व्यक्ति कोई और कैसे काम करेगा, जो मेंबर के जितने भी सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, उस जो सदस्य है उसे इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि एज अ ये चेयरपर्सन काम करेगा। तो ये हमने देख लिया इसमें।
तो सभापति वहाँ का क्या कर सकते हैं, या फिर विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का परिचय वो सभी सभापति, ठीक है। चेयरमैन होते हैं यहाँ पर, यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और 210 के खंड 2 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना कर दे, तब तक संविधान के लागू होने के समय 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया है ना। ये हमने ये जो हम राज्य की बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही प्रावधान है जैसे हम संघ की बात कर रहे थे, ठीक है। संघ मतलब सेंटर की बात कर रहे थे। ये क्लियर है आप लोगों को। अब क्या है नेक्स्ट, संघ की जो राजभाषा है उसके बारे में देखते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहली बात तो आप पार्ट्स याद रख लीजिए, कौन से पार्ट में है ये, पार्ट 17 में, ठीक है। और आर्टिकल क्या है 343 से 351, ठीक है। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकता है एग्जाम में। और संविधान के आर्टिकल 343 के अंतर्गत संघ की जो राजभाषा है उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अब इसके हम पहले देखेंगे खंड 1। इसमें क्या है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी ना। क्या बोला गया है 343 के खंड 1 में क्या बोला गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी जो होगी वो संघ की राजभाषा होगी और उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि ना। लिपि तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिस रूप में हम किसी भाषा को लिखते हैं वो देवनागरी वो लिपि होती है, ठीक है। जैसे यदि हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की, तो वहां पर कैसी लिपि थी, क्या आप लोग बता सकते हैं किस टाइप की लिपि थी वो। आपने ब्राह्मणी लिपि भी सुना होगा, आपने खरोष्टी लिपि भी सुना होगा ना। ये दोनों ही लिपि कैसी होती है, अरामाइक लिपि सुना होगा। अरामाइक और खरोष्टी ये कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। हमारी कैसी है, हमारी जो है लेफ्ट टू राइट है ना। यहाँ से यहाँ लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लिखते हैं। और ये जो लिपि होती है खरोष्टी और अरामाइक लिपि कैसी होती है, हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को समझ में, तो ये लिपि होती है, सबके लिखने का तरीका एक अलग अलग होता है, ठीक है। तो लेकिन हमारी देवनागरी लिपि कैसी है, यदि आपसे क्वेश्चन बने तो आपको अभी सभी लोग जानते हैं देवनागरी लिपि कैसी है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो नहीं, पांडु नहीं है, कौन सी लिपि है वो, चित्रात्मक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, चित्र के माध्यम से वो लोग समझते थे कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चित्रात्मक लिपि थी उनकी, जो अभी तक समझी नहीं जा सकी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए है ना, मतलब जो भी शासकीय पत्राचार है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सरकार से रिलेटेड, किसकी बात करें हम, सेंटर की बात कर रहे हैं ना, सेंटर के जितने भी शासकीय प्रयोजन है उसमें जो उसके लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। मतलब हमारे यहाँ जो अंक यूज होते हैं वो कैसे अंतरराष्ट्रीय अंकों में भी वो यूज हो सकते हैं, इस टाइप के रूप है ना। और तथापि अंग्रेजी के इसी अनुच्छेद 343 के खंड 2 में क्या बोला गया है, किसी बात के होते हुए भी किसी भी होते हुए इस संविधान के लागू होने के समय तक 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजन के लिए वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले, वह संविधान के लागू होने के ठीक समय समय के पहले क्या होगी, ये प्रयोग की जाती रहेगी, है ना। ये हमने पढ़ा। मतलब यहाँ पर संघ और राज्य दोनों के लिए ही यही बोला जा रहा है कि जैसे ही 15 वर्ष की अवधि हो जाएगी, 15 वर्ष की अवधि तक, मतलब कब तक, 26 जनवरी 1965 तक क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही साथ साथ चलती रहेगी। और 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाएगी ना। हिंदी तो चलेगी ही और साथ में अंग्रेजी भी चलेगी, जिसके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी। जैसा पहले यूज होता था इसका, है ना, अंग्रेजों के टाइम पे, वैसा ही इसमें यूज किया जाएगा। अच्छा, अंग्रेजों ने हमारे देश में कितने साल लगभग शासन किया है, आप लोग बता सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कई बार। आर्टिकल 343 के खंड 2 के अंतर्गत क्या बोला गया है,
उक्त 15 वर्ष की अवधि में भी अर्थात 26 जनवरी 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। ठीक है, ये सब बोला गया है। चलिए हम आर्टिकल में अब आते हैं। आर्टिकल हमारा है 343। हाँ, 200 साल। ठीक है, इन्होंने पहला प्रयास कब किया था संविधान में, मतलब सॉरी अपने भारत में धाक जमाने की, मतलब शासन करने का? पहले ये लोग, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि व्यापारिक कंपनी थी, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? आप लोग जानते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी 1600 में ना। ये जो कंपनी बनी थी 1599 में बनी थी और ये 1600 में एक चार्टर के माध्यम से हमारे भारत में इन्होंने प्रवेश की थी सबसे। और ये कहाँ गई थी फिर? सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो फैक्ट्री वहां पर असफल रही है ना। फिर उसके बाद ये कहाँ पर, जो साउथ वाले एरिया है वहां पर इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी। फिर धीरे धीरे बंगाल में क्या किया इन्होंने, दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे ना। और एक प्लासी की लड़ाई हुई थी ना। प्लासी का युद्ध आप लोग जानते हैं कब हुआ था? जो प्लासी की लड़ाई है वो कब हुई थी? और यहीं से अंग्रेजों के शासन करने की जो मंशा है वो स्वयं झलकने लगी थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था जिसके बाद, वो था बक्सर का युद्ध, जहां से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों की रणनीति क्या है। ये जो 1757 है, ओके, सभी का सही आंसर है। यादराम जी, धीरज जी, तिवारी जी, 1526 नहीं है, भोलेनाथ पांडे जी, मुकेश साहू जी। ठीक है, 1757 में ना ये प्लासी की लड़ाई हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, ये एक षड्यंत्र था इसमें, है ना। कि मतलब जो अंग्रेजों ने क्या किया था इसमें, मीर जाफर था, है ना, और उसने क्या किया था, धोखाधड़ी किया था जो सिराजुद्दौला है उसके साथ ना, अंग्रेजों के साथ मिल गया था ये। तो यहाँ से अंग्रेजों की शुरुआत हो गई थी। और दूसरा जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उससे जो अंग्रेजों की सैन्य शक्ति है, उसकी जो ताकत है वो दिखने लगी थी कि सभी को, कि अंग्रेज यहाँ पर रूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, यहाँ से शुरुआत हो गई थी अंग्रेजों की। ठीक है, तो फिर जैसे-जैसे अंग्रेज यहाँ पर रूल करने लगे, तो उनकी जो कल्चर है, उनकी जो भाषाएँ हैं, वही हमारे भारत में थोप दी गई थी। ठीक है? ये था इसमें। और इसीलिए हमने 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी और हिंदी, मतलब क्योंकि उन्होंने अपने अनुरूप ही, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही क्या किए थे, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा उलट-फेर कर दिया था उसमें। इंग्लिश का यूज़ किया जाने लगा, है ना? आप लोगों को मैंने बताया था, लॉर्ड मेकाले नाम की एक पर्सनैलिटी थी, लॉर्ड मेकाले, है ना? आईपीसी धारक के लिए भी जाना जाता है। और उनसे ये पूछा गया था कि एजुकेशन जो है वो किस में दिया जाना चाहिए, किस माध्यम में दिया जाना चाहिए। तो उनके द्वारा ही बोला गया था कि जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है? और हमें अपने अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जो यूरोपीय देशों में जो शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा हमें भारतीयों को दी जानी चाहिए, ताकि हमारी, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो कम थी और इतने बड़े भारत में शासन करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। इसलिए भारत से ही लोगों ने भारत के लोगों को ही उन्होंने अपने अनुरूप तैयार किया, है ना? सैनिक भी यहाँ से लिए। ठीक है? ये सब बातें आप लोग जानते होंगे। और तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी। तो इसलिए 15 वर्ष की अवधि तक क्या किया गया था, हिंदी और अंग्रेजी का यूज़ साथ-साथ किया जाएगा, ये सब बताया गया था। फिर हम बातें आते हैं आर्टिकल में 343। इसमें क्या है, संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी जो लिपि है वो कैसी होगी, वो देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली जो अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ये हमने पहले पढ़ा था। ये किस आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 343 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल, इसी के अंतर्गत 343 के खंड 1 में, किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजन में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वैसा ही होगा जैसा पहले होता था। ठीक है, ये भी आर्टिकल 343 में है। ठीक है, राष्ट्रपति, मतलब इसमें यदि राष्ट्रपति कोई और प्रावधान ना कर दे तब तक ऐसा ही चलेगा। और इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अंकों का देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए
उपबंधित कर सकेगी जो ऐसे किसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, मतलब इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति इसमें उपबंध कर सकती है, और जब तक वो उपबंध मतलब कोई प्रोविजन नहीं करती है तब तक ये इसमें ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब ये लैंग्वेज चलती रहेगी। कौन सी? अंग्रेजी भाषा का। और अंकों का जो रूप है वो कैसा? देवनागरी लिपि का होगा। नेक्स्ट है 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति ना। आयोग और एक समिति होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद में समिति को सौंपते हैं, संसद में रखते हैं, फिर संसद के जो सदस्य है वो समिति को देते हैं, और फिर समिति उसमें जांच पड़ताल कर कर क्या करती है, फिर वो संसद के सदस्यों को देती है, फिर उसमें बहस होती है। ठीक है, उस रिपोर्ट में उसके बाद फिर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है या फिर कोई भी कानून बनता है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है कि एक आयोग होगा राजभाषा से संबंधित, जिसे हम राजभाषा आयोग कहते हैं, और उसकी स्थापना मतलब उसे गठित करने वाला कौन होगा? कौन करेगा उसे गठित? राष्ट्रपति, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है वो करेंगे। और उसमें मेंबर कितने होंगे? सबसे पहली बात, उसमें प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष। ठीक है, और नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो अन्य सदस्य है उनसे मिलकर बनेगा। कौन कौन सदस्य होंगे? सबसे पहली बात तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसमें 22 सदस्य होंगे। अब मैंने 22 सदस्य क्यों कहा? क्योंकि 22 लैंग्वेज है और उन्हें उनका प्रतिनिधित्व मतलब उन्हें रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर है वो इसके सदस्य होंगे। इट मीन्स कितने मेंबर हो गए इसमें? 23। ठीक, कितने हो गए? 23 मेंबर होंगे, और जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? उसे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उनका राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, और आदेश में राज्य आयोग द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? अब आयोग बन तो गया है, कमीशन, जिसे हम इंग्लिश में कमीशन कहते हैं। अब इनका कर्तव्य क्या होगा? क्या क्या ड्यूटी होगी इनकी? वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का आधिकारिक प्रयोग, मतलब आयोग का यह कर्तव्य है, वो क्या क्या काम करेंगे? राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी और किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर जो निर्बंधन है वो, और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या फिर किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में, और संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप, और संघ की राजभाषा और संघ, मतलब इन सभी के बारे में जो हम देख रहे हैं ना ये पॉइंट्स, इन सब के बारे में वो राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सिफारिशें देंगे। ठीक है, और क्या है? संघ की राजभाषा और संघ और किसी राज्य के बीच या फिर एक राज्य या फिर दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए जाने वाले किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करेंगे, रिकमेंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सिफारिश करेंगे मतलब इनका नेचर कैसा होगा? सिफारिश करने वाला, मतलब इनकी जो बातें दी गई है, कही गई है, मतलब ये जो सिफारिशें देंगे वो क्या हो रही है, वो क्या होगी? बाध्यकारी नहीं होगी, मतलब ये रिकमेंडेशन नेचर का है। ठीक है, वो केवल रिकमेंड कर सकता है। उन्हें लागू करना या ना करना किसके ऊपर है? संसद के सदस्य के ऊपर। अब संसद के सदस्य मैंने क्यों कहा? राष्ट्रपति के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं वो एक अंतिम मोहर बस लगाते हैं ना, और सारी पावर किसके पास होती है? बताइए आप लोग। यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन है, आप तो इसका आंसर दे ही देंगे, बताइए कौन होगा? हमने 3 स्तंभ पढ़े थे लोकसभा के, 3 पिलर ना, 3 पिलर हमने पढ़ा था। कौन कौन से है ये पिलर? 3 पिलर कौन कौन से थे बताइए आप लोग, तीनों के नाम बताइए। और 4th पिलर किसे कहा जाता है ये बताइए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो मंत्री परिषद का क्या होता है? बताइए, नेता होता है वो। ठीक है, प्रमुख, इसलिए प्राइम मिनिस्टर कहना सही नहीं होगा। मीडिया तो होगी 4th पिलर।
नहीं, लोकसभा राज्यसभा नहीं। मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल भी नहीं होगा, कहना सही नहीं होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट भी नहीं है। मतलब बताइए इसका आंसर, आप लोग भूल गए हैं शायद। फोर्थ मीडिया, भोलेनाथ पांडे जी, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि थ्री पिलर हमने क्या क्या पढ़े थे। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया इसके बारे में। थ्री पिलर, पहला पिलर कौन सा होगा? विधायिका, जिसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव, विधायिका, ठीक है। और दूसरा क्या है पिलर है? दूसरा पिलर कौन सा है? दूसरा पिलर कौन सा था? कार्यपालिका। कौन सी थी? कार्यपालिका, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और थर्ड पिलर कौन सा था? अब थर्ड पिलर आप लोग बता दीजिए, क्या था थर्ड पिलर? न्यायपालिका, गुड ना, मतलब जुडिशियरी, ठीक है। पहला लेजिस्लेटिव होगी जो कि कानून बनाने का काम करेंगी, और नेक्स्ट होगी, सेकंड कौन सी होगी? कार्यपालिका, जो कि उसे लागू करेगी, ठीक है। और कार्यपालिका, देखिए विधायिका का मतलब क्या होगा? विधायिका की हम किसकी बात कर रहे हैं? विधायिका किसे कहेंगे हम वर्तमान में? क्या होगी विधायिका, बताइए आप लोग। यहाँ जो विधायिका है उसका मतलब क्या होगा, तब आप लोग समझ जाएंगे, बताइए। हमारे भारत में कानून बनाने का काम किसका है? जब तक आप ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी कि आयोग के क्या काम होंगे, ना समिति क्या होगी, राष्ट्रपति इसमें सिफारिशें करेंगे या फिर राष्ट्रपति से लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, तब तक कोई ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, ठीक है। लॉ बनाना का काम है, ठीक है, जो कानून बनाए। पार्लियामेंट, अब मुझे सही आंसर मिला है, ठीक है। अरुण दुबे जी ने कहा है पार्लियामेंट, ठीक है। सुरेंद्र जी का भी आंसर सही है, संसद, ओके। भोलेनाथ पांडे जी, यादराव जी, सभी का आंसर सही है। अब सही दे रहे हैं आप लोग, संसद होगा, ठीक है। अब संसद के संसद किन चीजों से मिलकर बनती है? संसद के तीन रूप होते हैं, बताइए आप लोग, तीन रूप कौन कौन से होंगे वो? संसद तीन तीन चीज से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन बन चुका है अभी, बताइए। संसद के तीन अंग कौन कौन से होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्लियर है। पीएम नहीं होगा अरुण जी, ठीक है ना। तो ये होगी संसद, है ना। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, दो सदन हो जाएंगे, और राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है यदि कोई भी कानून बनेगा तो जब तक अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति नहीं कर देंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, पहले वो विधेयक रहता है। जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पहले वो विधेयक कहलाएगा, बिल कहलाएगा, और जैसे ही उन्होंने सिग्नेचर कर दी तो वो एक्ट बन जाएगा। तो हम विधायिका की यदि हम बात करें तो हम किसे डिनोट करते हैं? संसद को डिनोट करते हैं, ठीक है। और यदि हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका, ठीक है, तो कार्यपालिका में क्या जाएगा? जितनी कैबिनेट मिनिस्ट्री है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कैबिनेट मिनिस्ट्री की, मतलब इसमें मंत्री परिषद सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। और मंत्री परिषद के भी तीन अंग होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जिसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। इसमें मंत्रियों के कुछ इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय के जो है ना, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे गृह मंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, ऐसे 6-7 जो मंत्री हैं, इसलिए इसे लघु रूप कहा जाता है। वो किसी विषय पर कानून बनाने के लिए एक जारी करते हैं, उनका ही काम होता है किसी मुद्दे पर कानून बनाना या फिर नहीं करना। और सारे जो मंत्री परिषद है, जितने भी सदस्य होते हैं, उन्हें वो बता देते हैं जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, और उस निर्णय को मानना
सभी का कर्तव्य होता है। यदि कोई भी सदस्य है जो उसे नहीं मानता है तो उसे मंत्रिपरिषद के पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। और ये किस आधार पर, दल बदल का ही एक रूप है ये ना, दल बदल के आधार पर ही उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि जब यदि वो मंत्रिपरिषद मतलब अपने जो दल के विरुद्ध यदि वो क्या कर देता है, अगर वोटिंग कर देता है, ठीक है। तो ये था किसमें, कार्यपालिका में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कार्यपालिका का अध्यक्ष की बात हो रही है तो वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन यदि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष पूछ लिया जाए, मतलब वर्तमान वास्तविक मतलब जो वास्तव रूप में काम कर रहा है ना, रियल प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वो कौन होगा, मंत्रिपरिषद, ठीक है। और तीसरा है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका पिक्चर में क्यों आएगा, यदि मान लो ये जो विधायिका है उन्होंने जो कानून बनाया है और कार्यपालिका ने उसी कानून को लागू किया है, यदि ये दोनों ही इनके द्वारा जो काम किए गए हैं यदि वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो न्यायपालिका क्या करते हैं, उसे नल एंड वॉइड करार देते हैं, मतलब उसे अशून्य घोषित कर देते हैं, सॉरी शून्य घोषित कर देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, यदि वो संविधान के अकॉर्डिंग है तो वो चलते रहते हैं, मतलब संवैधानिकता की जांच करना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है, ठीक है। अब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अब कोई डाउट आपको। तो ये है ये आयोग का कर्तव्य होगा, ठीक है। मतलब इसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, आयोग जो होंगे वो जांच करेगा हिंदी के बारे में, अपनी राजभाषा के बारे में जांच करेगा, और जांच करने के बाद वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सिफारिशें देंगे अपनी, राष्ट्रपति उसे संसद में रखेंगे, फिर वो समिति को सौंपेंगे और समिति उसमें फिर और रिपोर्ट की जांच करती है, वो उसे चेक करती है, फिर उस पर बहस होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में। अब क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का समन्वय ध्यान रखेगा। जब भी कोई आयोग जो है, राजभाषा आयोग, यदि वो कोई भी सिफारिशें देगा तो वो किनका ध्यान रखेगा, औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति और जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनके हितों का भी वो रक्षा उनका ध्यान रखेगा, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में काम करेगा। तो ये इसमें कहा गया है। 4th नंबर का ये है कि एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। इसे मेंबर कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 20 जो होंगे वो लोकसभा से होंगे और जो 10 है वो राज्यसभा से होंगे। अब ये ज्यादा क्यों है, देखिए लोकसभा में आप लोगों को पता है इसे क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। मेंबर ज्यादा है तो आप लोग सोचेंगे कि अपर हाउस है, अपर हाउस नहीं है, बल्कि अपर हाउस हम राज्यसभा को कहते हैं, ना कि लोकसभा को। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। लोअर से लो याद रख लीजिए, लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा मतलब अपर हाउस, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है अक्सर। लोकसभा के सदस्यों एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये जो टाइप है, जो वोटिंग का जो मतलब ये जो 30 सदस्य है उनका चुनाव कैसे होगा, 30 सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अब समिति का यह कर्तव्य होगा कि एक आयोग गठित की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि आयोग यदि कोई रिपोर्ट देगा तो उस पर कौन जांच करेगा, उस पर जांच कौन करेगा, समिति जांच करेगी। फिर समिति जांच करने के बाद फिर से पार्लियामेंट में रखती है, फिर पार्लियामेंट उस पर कोई कानून बनाती है, फिर उसे सिग्नेचर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर उसमें अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है। क्लियर है। अब आप लोगों को इसकी प्रोसेस में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ लीजिए, एनी डाउट। 30 मेंबर, इससे क्वेश्चन बन सकता है, 30 मेंबर है, ठीक है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं ना, इसलिए 20 सदस्य यहाँ से ले लिए और 10 सदस्य राज्यसभा से। नेक्स्ट है आर्टिकल 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में विनिर्दिष्ट
प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकता है। ये किसे बोला गया है? आर्टिकल 343 में। इसमें खंड 5 है, उसमें बोला गया है। नेक्स्ट है प्रादेशिक भाषाएं, अध्याय 2। अभी तक हम अध्याय 1 में थे, अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की। तो इसमें आर्टिकल 345, मतलब यदि हम राज्यसभा की बात करें, सॉरी राज्य की राजभाषा के बारे में बात करें, तो वो किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 345 में। तो आर्टिकल 346 और आर्टिकल 345 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का जो विधानमंडल है, विधि द्वारा या फिर उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को, हिंदी को उस राज्य के सभी या फिर किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? राज्य का जो विधानमंडल है ना, हम यहाँ पर राज्य में आ गए। अब राज्य में हिंदी भी चल सकती है, अंग्रेजी भी, और वहां पर जो मातृभाषा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी वहां पर यूज हो सकती है। लेकिन मेनली देखा जाए तो जहां तक हिंदी और अंग्रेजी, मतलब वहां पर जो गवर्नमेंट के बीच में जो शासकीय पत्राचार होते हैं, पत्र आदि, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी जो क्षेत्रीय आधार पर जो लोग अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं वो तो एक अलग ही होती है। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे, तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। मतलब यदि उसमें कोई प्रोविजन किया गया है, मतलब उस विधानमंडल के द्वारा, तो ठीक है, और यदि नहीं किया जाएगा तब तक इंग्लिश का जो यूज है वो कैसा चलेगा? जैसे पहले चलता था। ठीक है, जैसे पहले होता था वहां पर उसका उपयोग, वैसा ही उसका उपयोग किया जाएगा शासकीय प्रयोजन में। ठीक है, शासकीय प्रयोजन, इसकी टर्मिनोलॉजी आप लोग को क्लियर तो हो रही है ना? शासकीय मतलब जो गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ है, ये संविधान की भाषा है, प्रशासनिक लैंग्वेज, तो थोड़ा सा बता दीजिएगा यदि आपको कोई डाउट हो तो इसमें। अब हम 346 की बात करेंगे, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या फिर किसी राज्य और केंद्र के बीच की हम पत्र आदि की पत्र आदि मतलब जो पत्र राज्य और राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी पत्र आदि होते हैं ना, मतलब पत्राचार, गवर्नमेंट के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका लेन देन, और सेंट्रल और स्टेट की बात की जा रही है, और स्टेट टू स्टेट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी पत्र होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो कैसे होंगे उसके बारे में बात की जा रही है 346 में। संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, है ना, तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या फिर किसी राज्य और केंद्र के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। ठीक है, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो संघ में जो भाषा थी जिसे हम शासकीय प्रयोजन में यूज कर रहे थे, वही लैंग्वेज किनके बीच होगी? स्टेट एंड स्टेट टू स्टेट और सेंट्रल टू स्टेट, दोनों के बीच में वही लैंग्वेज यूज होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार दे दे, मतलब यदि दो या अधिक राज्य ये बोल दे कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब इसमें राज्य की परमिशन के आधार पर, मतलब राज्य यदि कह दे कि, मतलब ऐसा प्रोविजन कर दें, करार दे दें कि उनके बीच में जो पत्र आदि है उनकी भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए, तो उसके लिए इस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, किसमें बोला गया है? 346 में। ठीक है, नेक्स्ट है 347 में, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। इसमें इसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति पिक्चर में आएंगे कि यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई और लैंग्वेज बोली जाती है और वो व्यक्ति चाहते हैं कि उस भाषा को, जो कि वहां पर एक बहुत बहुल क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है वो भाषा, यदि उसे मान्यता प्रदान की जाए उस राज्य में, तो क्या होगा? राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या फिर उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए वह
जो निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाएगी। ठीक है, कौन करेगा ये? राष्ट्रपति के ऊपर रहेगा, राष्ट्रपति बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा। 348 में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसमें अधिनियम, विधेयक आदि के में प्रयोग होने वाली भाषा, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्य कोई प्रोविजन ना करे तब तक क्या होगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाही है वो किस में चलेगी? इंग्लिश में चलेगी। किस में चलेगी? इंग्लिश में। ठीक है, मतलब ये आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वहां कौन सी भाषा होगी? यदि कोई और प्रोविजन ना किया जाए तब तक इंग्लिश चलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है ख का सेकंड। इसमें क्या है? सॉरी, फर्स्ट, संसद के प्रत्येक सदन या फिर किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या फिर प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयक या प्रस्तावित किए जाने वाले अन्य संशोधन के, और मतलब संसद में ना, संसद के प्रत्येक सदन में, राज्य के विधानमंडल के सदन में, मतलब यहाँ पर भी 2 सदन हैं उनकी बात हो रही है, और प्रत्येक सदन में जो विधेयक लाए जाते हैं, है ना, जो बिल लाए जाते हैं और जो प्रस्तावित किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। संसद और किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम, जितने भी एक्ट है वो, उसकी बात की जा रही है। और राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यातित सभी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब जितने भी एक्ट हैं, या तो वो हम संसद की बात करें या तो हम राज्य की बात करें, तो संसद और राज्यों की में जितने भी अध्यादेश हैं, जितने भी एक्ट हैं, उसमें बोला गया है। और किसी इस संविधान के अधीन या फिर संसद के किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या फिर बनाए गए सभी आदेश, नियम, विनिमय और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। क्या बोला गया है? क्लियर है आप लोगों को? ख में क्या बोला गया है कि संसद में प्रयोग होने वाले जितने भी विधेयक है ना, और जितने भी ऑर्डिनेंस है और जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में, और आदेश, नियम, विनियम, उपविधियां, ये सभी किस में होंगे? अंग्रेजी भाषा में होंगे। किस में होंगे? अंग्रेजी भाषा में होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के सेकंड के खंड 1 के उपखंड क में सॉरी, है ना, इसमें किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसकी उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्णय, डिक्री, आदेश को लागू नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये क्या होगा यहाँ पर? यदि हम यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं, अब राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट होते हैं। तो हाई कोर्ट में क्या है कि यदि कोई भाषा यदि प्रयोग की जाती है, कौन सी? यदि अंग्रेजी नहीं है, वहां पर किसी मतलब जो लेजिस्लेटिव है उनके द्वारा कोई और लैंग्वेज का यूज करने के लिए यदि कोई उपबंध, प्रोविजन किया जाता है, तो क्या हो सकता है वहां राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, मतलब राज्यपाल वहां राष्ट्रपति की परमिशन लेकर के वहां पर ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। बस आप इतना याद रखिए, यदि हम केंद्र की बात करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, राज्य की हम बात करेंगे तो 3 लैंग्वेज, या तो हिंदी, अंग्रेजी, या तो दोनों हो सकती है, दोनों में से कोई एक, और वहां पर कोई मातृभाषा। ठीक है, तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ यूज होगी। और हालांकि हम क्षेत्र भी देख लेंगे, क, ख और ग में ये क्षेत्र बांटे गए थे 3 क्षेत्र में, ABC। ठीक है, हम उसमें जो राज्य आते हैं यदि उससे क्वेश्चन बने तो आप लोग को बन जाना चाहिए, हम इसे देख लेंगे बाद में। ठीक है, और आर्टिकल इसमें क्या है, खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयक, मतलब जो विधेयक लाए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं, और जो एक्ट बन जाते हैं उसमें उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, ये जो शब्द है प्रख्यापित, है ना, और ये पुनः स्थापित, मतलब यही है कि विधेयक वहां लाए गए हैं, अध्यादेश लाया जाता है,
अध्यादेश के बारे में आप लोगों को पता है, 123 के माध्यम से अध्यादेश लाए जाते हैं और 213 के माध्यम से राज्य में लाए जाते हैं, है ना। कौन लाते हैं? राज्यपाल लाते हैं। अध्यादेश वो होता है जो कानून की तरह ही होता है, लेकिन ये कब लाया जाता है? जब संसद सत्र में ना हो, हाँ, जब पार्लियामेंट सत्र में ना हो तब ये अध्यादेश लाया जाता है। यदि ऐसा कोई मुद्दा बन जाता है, ऐसी कोई स्थितियां सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हो जाती है कि उसके लिए हमें कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा ये एक्ट लाया जाता है, सॉरी अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ठीक है। और इसकी प्रकृति ना, इसका जो नेचर होता है वो किसकी तरह होता है? जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा उसी की तरह होता है। और इसकी अवधि क्या होती है? 6 महीने की होती है, ठीक है, 6 मंथ की, अपना आपको पता है 6 मंथ की होती है। और जब पार्लियामेंट सत्र में आ जाता है, ठीक है, तो ये 7 वीक, है ना, 7 वीक, सॉरी 7 डेज, ठीक है, तब तक ही रहती है। और उसके बाद क्या होगा? उस उपखंड के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनिमय और उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित है, वहां उस भाषा उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। मतलब यदि कोई भाषा मतलब कोई पत्र, कोई डॉक्यूमेंट यदि अंग्रेजी भाषा में है तो उसका जो आंसर है वो भी हमें किस में देना पड़ेगा? अंग्रेजी भाषा में। ये से बोला गया है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? कोई भी चीज आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। इसके नेक्स्ट क्लास में आप इसके आगे का हम पढ़ेंगे। अभी टाइम हो चुका है फिलहाल के लिए, तो क्लास को ऑफ करते हैं। क्या आप सभी को क्लियर है? ठीक है। जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चाहे तो इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, फैक्ट लेकर के, ठीक है। इसकी टर्मिनोलॉजी बस थोड़ी सी टफ है, प्रशासनिक लैंग्वेज है क्योंकि, और हम इसे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये बन जाएगा हमें, ठीक है। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।